नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की अगुवाई करेंगे। हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद में ये दूसरी कैबिनेट की बैठक है जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट के साथ में मीटिंग के बाद में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ भी बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक वर्चुअली ना होकर आमने सामने होगी। ऐसा करीब 1 साल बाद होने जा रहा है जब कैबिनेट की बैठक आमने सामने होगी। इससे पहले पिछले साल अप्रैल में ही कैबिनेट की मीटिंग आमने सामने हुई थी। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के बाद में शाम को 4 बजे मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि जल्द ही संसद का सत्र शुरू होने वाला है। इसके अलावा वैक्सीनेशन, कोरोना समेत अन्य कई अहम मुद्दों को लेकर इस वक्त चर्चा की जाएगी। ऐसे में इस कैबिनेट की बैठक में इन मसलों पर चर्चा के अलावा कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो आपको बता दें, मोदी मंत्रिमंडल की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, इस दौरान जो ये बैठक है इसमें आगामी सत्र को लेकर तैयारियां की जा सकती है। जिस तरीके से कह सकते हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां टीकाकरण और साथ ही जो कोरोना में मिसमैनेजमेंट रहा या महंगाई, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आगामी सत्र में सरकार को घेरने की कोशिश कर सकती है। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी उसमें बातचीत की जाएगी। अपना पक्ष कितनी मजबूती के साथ रख सकते हैं, क्या कुछ अहम बिंदु है, उन सबको यहाँ पर उन पर चर्चा की जाएगी। एक खाका यहाँ पर तैयार किया जाएगा। अपने अपने विभाग का मंत्री यहाँ पर खाका तैयार करेंगे कि अब तक कोरोना काल में ही उनके विभाग की ओर से क्या कुछ कामकाज किए गए हैं, कितनी सफाई से, कितनी पारदर्शिता के साथ यहाँ पर कामकाज किए गए हैं, उन सब का ब्यौरा यहाँ पर पहले पेश किया जाएगा। और उसके बाद में उस ब्यौरे को लेकर ही यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो जब सत्र शुरू होगा तो अपने अपने विभाग की ओर से पक्ष यहाँ पर विपक्ष जब सवाल पूछेगा तो उसका जवाब देते हुए नजर आएंगे। साथ ही इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि मोदी कैबिनेट की जो ये बैठक है ये दूसरी बैठक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस बैठक में ये रहने वाला है कि इस बार की जो ये बैठक है वो वर्चुअल तरीके से नहीं होगी, बल्कि आमने सामने यहाँ पर मंत्रीगण बैठेंगे और इस दौरान विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कह सकते हैं कि फिलहाल तो यही बात निकलकर सामने आ रही है कि जो सत्र शुरू होगा उसमें विपक्ष जो घेरने की तैयारियां कर रही है उससे सरकार किस तरीके से निकले उसको लेकर खाका तैयार किया जाएगा। लेकिन कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, शायद उसको लेकर भी यहां पर थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन उसको लेकर भी बातचीत यहां पर हो सकती है। इसके अलावा खबर यह भी सामने आ रही है कि शाम को 4 बजे के आसपास जब यहां पर मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हो जाएगी तब मंत्रिपरिषद की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा और उस दौरान भी उनको लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको यह भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कई अहम फैसले भी ले सकते हैं। राजस्थान में विधवा पेंशन में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां पर दौसा जिले में सुहागिन महिलाएं विधवा बनकर पेंशन ले रही है तो जवान लोग वृद्धावस्था पेंशन का लाभ फर्जी तरीके से उठा रहे हैं। जिले के इलाकों में ई मित्र संचालक पंचायत समिति में बैठे कर्मचारियों से मिली भगत करके फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं और साथ ही अपात्र लोगों को यहां पर पेंशन सुविधा का लाभ दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस फर्जीवाड़े का बड़े अधिकारियों को पता नहीं है, क्योंकि वो वंचित लोग हैं या फिर जिन ई मित्र संचालकों के काम नहीं हो रहे हैं उन्होंने इस फर्जीवाड़े की शिकायत एसडीएम से लेकर तहसीलदार और विकास अधिकारी तक को करी है। कुछ ऐसे मामले हैं जो कि शारीरिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ होने के बावजूद भी यहां पर दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं। साथ ही कुष्ठ रोग, सिलिकोसिस और अन्य बीमारियों के रोगियों को मिलने वाली पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। तो वहीं पर न्यूज इंडिया ने जब ई मित्र संचालकों से इस तरह के फर्जीवाड़े के रिकॉर्ड लिए तो उन दस्तावेजों को लेकर एसडीएम और पंचायत समिति के विकास अधिकारी के पास पहुंचे तो ये अनौपचारिक वार्ता में फर्जीवाड़ा भी स्वीकार करते हुए नजर आए। तो इस फर्जीवाड़े के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार भी ठहराते हुए नजर आए। इस पूरे खेल में ई मित्र संचालकों की माने तो कुछ ई मित्र संचालकों और पंचायत समिति के कर्मचारियों ने इस फर्जीवाड़े के खेल को मिली भगत से अंजाम दिया है।
अभी इसके लिए ओम प्रकाश जिंजन है अपने रामगढ़ यहाँ पर, उसी मित्र संचालक द्वारा आया था प्रकरण मामले में, जिसमें करीब 6-7 ई मित्र वाले हैं। उसमें हमने जांच करके अभी लगभग एक ही मित्र की जांच रह गई। तो जांच पूरी होने के बाद में उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उन मित्रों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरवरी मार्च में शायद ये शिकायत आई थी और ये ओम प्रकाश जिंजन हमसे मिला भी था, लेकिन वो उस समय कोरोना का थोड़ा सा कहर चल रहा था, तो हमने क्या कि बीच में फिर फील्ड में जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि मित्रों की दुकान भी थोड़े सा बंद थी उस समय। समस्या जाने पेंशन दूसरी जगह जा रही है, 2 साल हो गए घूमता मैं। कहाँ जाएगा? मैंने पहला तो बीड़ा गिड़ा ही जाए, फिर बाद में एसडीएम गिड़ा, फिर बाद में कलेक्टर गिड़ा, फिर बीडिया गिड़ा, फिर एसडीएम गिड़ा। कई आश्वासन देते हैं, कई कहते हैं कागज ले देते हैं, बस कह देते हो जाए चालू, हाथ में नहीं होता तो कहीं। मेरे पापा मम्मी दोनों गुजर चुके हैं और हमको गाँव मिल रहे थे काफ़ी दिन से, और अब ये मित्र वाला है इलाके में राम खिलाड़ी गुजर, उसने मन मर्जी से खुद एडिटिंग की और उसमें से मेरा नाम नार सिंह डिलीट कर दिया बिल्कुल। और जैसे मेरे परिवार में सदस्य है उनका फिंगर किसी के लगा दिया और किसी का नहीं लगा दिया, ऐसे कर करा के मतलब एक भी सदस्य ऐसा नहीं बचा जो फिंगर लेके गाँव ले सके। गड़बड़ दाड़ा पहले भामाशा में एज चेंज करते हैं, किसी को विकलांग करते हैं, किसी को विधवा करते हैं, फिर पेंशन प्रभारी से पैसे दे करके और उसको वो करवा देते हैं चेंज। बल्कि पेंशन प्रभारी की ड्यूटी बनती है वो भी तो दस्तावेज देखे, ऐसा होता है पेंशन में। और वहाँ भी सिस्टम ये है कि जो वहाँ पैसे लेके पहुँच जाता है ई मित्र संचालक, उसका तो पूरा काम हो रहा है, जो पैसे नहीं लेके पहुँच रहा है उसके लीगल काम भी नहीं हो रहे, वो बार बार धक्के खा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, जनता भी चक्कर काट रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चक्कर ही काटते रहते हैं, लेकिन उनके जब तक पैसे नहीं पहुँच रहे उनका वो काम ही नहीं हो रहा, जिसके पैसे पहुँच रहे हैं वो व्हाट्सएप से हो रहा है। ऐसा कोई मामला है तो मैं चेक करवा लूँगा। पहले भी हमने हेड स्तर पर जाँच करवाई थी, इसमें काफ़ी फर्जी पेंशनें पाई गई थी, उनको हमने हटाया भी था, कार्रवाई भी की थी। अभी अगर ऐसा कोई मामला है तो मैं चेक करवा लूँगा। तो टाइम टू टाइम हम इसको चेक करवाते रहते हैं कि कोई फर्जी पेंशन तो नहीं जुड़ रही है, और हटाते भी हैं, उन पर कार्रवाई भी करते हैं। ये दिखाना पड़ेगा अगर इस तरह का मामला पाया जाता है तो किस तरह की कमियाँ देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं स्वीकृत अधिकारी हूँ, जाँच तहसील स्तर पर होकर आती है, वहाँ किस तरह पर वो जाँच हो रही है, किस तरह से नहीं हो रही है, वो देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी जसवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जसवीर, जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये पूरा फर्जीवाड़े का मामला निकलकर सामने आया है, तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसको लेकर, क्या कुछ कार्रवाई आगे? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि इस फर्जीवाड़े में इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि पंचायत समिति के कार्मिकों और ई मित्र संचालकों के बीच साठगांठ कितनी मजबूत है कि इस मामले की शिकायत जब कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और विकास अधिकारी से लिखित में और मेल पर लोगों ने कर दी, उसके बावजूद भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया। और एक ई मित्र संचालक तो ऐसा भी है जिसने खुद की पत्नी की फर्जी पेंशन उठा रहा है और दस्तावेजों में अपना नाम व पिता का नाम बदलकर सिर्फ बीमारी के नाम से सर्टिफिकेट बनवाकर उस नाम से पत्नी की और खुद की पेंशन ले रहा है। तो जसवीर, अब ये मामला निकलकर सामने आया, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अधिकारी इस मामले से पहले से अवगत थे, तो अब क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? अधिकारी क्या कह रहे हैं कि वाकई इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी या ये फर्जीवाड़ा इसी तरीके से चलता रहेगा? जी प्रीति, अगर कार्रवाई की बात की जाए तो जब हमारी टीम सिकराई पहुंची और वहां जिम्मेदार अधिकारियों से और कर्मचारियों से इस बारे में बात की, तो वह एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नजर आए और हमारी टीम को जांच का आश्वासन तो दिया, लेकिन क्या जिम्मेदार अधिकारी सतर्क होते और समय समय पर योग्य लोगों को मिलने वाली सरकार की योजनाओं के लाभ की जांच करते और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों और ई मित्र संचालकों पर कार्रवाई करते, तो जहां तक मैं समझता हूं कि इतने सालों तक इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं चलता। तो कह सकते हैं कि अब उच्च अधिकारियों से बात कही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले से अधिकारियों को तो पता है, लेकिन मिलीभगत से लगातार यहाँ पर काम हो रहा है, तो कह सकते हैं उनसे भी उच्च अधिकारियों के पास अब मामला जाएगा, तब उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई इस फर्जीवाड़े को रोका जा सकता है। जी प्रीति, अगर इस मामले को इनसे भी ऊंचे अधिकारियों तक जाता है तो उस पर एक्शन होगा, लेकिन क्या अब जो शिकायतें शिकायतकर्ता द्वारा की गई हैं या फिर मीडिया के द्वारा चलाई गई खबरों के माध्यम से शिकायत का निस्तारण होगा? क्या प्रशासन अपने स्वयं की जिम्मेदारी पर
वार्षिक या एक साल में एक बार या 6 महीने में एक बार जांच पड़ताल करके क्या ऐसे मामलों को नहीं निकाल सकता? अब ये मामले तो अपने पास करीब 2 दर्जन ऐसे मामले अपनी पकड़ में आए हैं, लेकिन ऐसे अगर प्रशासन चाहे और इसमें क्या नाम से बोलते हैं ना, गहराई से गहनता से जांच पड़ताल करे तो ज्यादा नहीं तो सैकड़ों की संख्या में ऐसे केस निकल कर सामने आ सकते हैं, जो बहुत ही बड़ी फर्जीवाड़ा हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों के साथ साथ जो अधिकारी इस मामले को देख रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वाकई वो अपना काम का सही तरीके से करें। और ये तो कह सकते हैं कि दौसा का मामला निकलकर सामने आया है, शायद और भी बहुत सारे जिले ऐसे हो सकते हैं जहां पर इस तरीके से फर्जीवाड़ा का काम चलता हुआ नजर आए। जसवीर, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत करी, तमाम जानकारी साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर का इंतजार खत्म हो गया है। मंगलवार को मानसून ने दिल्ली में दस्तक दे दी है, जिसके बाद में दिल्ली सहित उसके आसपास के इलाकों में झमाझम बरसात हुई है। तो वहीं पर मुंबई में भी कई इलाकों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। यहां पर हाई टाइड का भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। साथ ही रत्नागिरी में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं पर दक्षिण में केरल के कन्नूर और साथ ही कासरगोड जिले में भी आज भारी बरसात को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और इसकी तैयारियां भी लगभग अभी से शुरू हो चुकी है। तो वहीं पर मेरठ में पोस्ट ऑफिस में रक्षाबंधन मेल किए गए हैं। इस बार भी राखी मेल के नाम से यहां पर एनवलप जारी किया गया। राखी मेल का मतलब बेहतर और फास्ट सर्विस है। इस पोस्ट को नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही स्तर पर किया जा सकता है। डाक विभाग हर साल ही राखी के त्यौहार पे राखी मेल के रूप में एक तैयारी करके रखता है, जिसमें इस बार राखी मेल के रूप में ये लिफाफे हैं जो कलरफुल 2 तरीके के हैं। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कॉस्ट दोनों की 10 रुपये है। इक्वली 10 रुपये का ये, 10 रुपये का, कोई सा भी पसंद के आधार पर ले सकते हैं। हालांकि ये राखी को बिल्कुल देखिए डिस्टिंग्विश करते हैं बाकी मेल से। इस पे राखी का एनवलप पे राखी भी छपी है, जो बाकी मेल से हम लोगों की इस मेल को अलग करता है और फास्ट मूवमेंट देने के लिए हमें मौका मिल जाता है। हरियाणा की बात करते हैं, जहां पर मानसून का इंतजार अब खत्म हो चुका है। यहां पर लंबे अंतराल के बाद आज सुबह बरसात हुई। एक तरफ जहां पर भीषण गर्मी से लोगों को बरसात होने से राहत मिली, किसानों के चेहरे खिल उठे। ये बारिश धान की फसल के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। हालांकि हरियाणा में मंगलवार को भी कई इलाकों में बरसात देखने को मिली थी, लेकिन आज सुबह हुई बरसात से अंबाला में मौसम काफी खुशनुमा नजर आया। कोरोना महामारी से देश की बाजार की आर्थिक हालत अब खस्ता हो गई है। हालांकि अनलॉक होने के बाद में बाजार फिर से पटरी पर आने लगा है, लेकिन कई व्यवसाय अब भी ऐसे हैं जिन्हें अब भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जी हां, अलीगढ़ में संचालित लॉक इंडस्ट्री के संचालकों और आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनका यह कहना है कि जब पहली और दूसरी लहर ने व्यवसाय पर खासा असर डाला था, अब भी कई उद्योगों में ताले लगे हुए हैं, जिससे कि लॉक इंडस्ट्री में अब भी खासा नुकसान हो रहा है। तो ताला इंडस्ट्री की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारा कस्टमर अभी अपने आप को परेशानी फील कर रहा है। बहुत सी जगह लॉकडाउन है, मार्केट प्रॉपर नहीं खुल रहे। जब मार्केट नहीं खुल रहे तो हमारा जो माल का आदान प्रदान है वो नहीं हो पा रहा। पैसे भी हमारे अटके हुए हैं, क्योंकि वो कह रहा है लॉकडाउन में जी रहा हूँ, कोई कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं है तो पैसा कहाँ से दूँ।
आर्थिक स्थिति हम लोगों की बहुत डाउन जा रही है और बैंक से बथेरा कर्जा ले लिया, कितना कर्जा लें, दिन ब दिन तरह तरह के सवालात हमारे दिमाग में खड़े हो। दूसरी लहर के बाद में एक तो पहली लहर की सुन लो, पहली लहर में ही मिट्टी खराब हो गई जनता की। अभी दूसरी लहर और बड़े भयानक दौर से गुजरी है, इसमें तो हजारों आदमी मार गए और काम बिल्कुल बंद पड़ गए। अब मालिक लोग बाहर माल नहीं जा रहा, टूर पे भी नहीं जा पा रहा, कोई माल भी रुक गया, पैसे की भी आमद रुक गई, मालिक लोग काम कहाँ से कराएं। तो आपको काम मिल नहीं पा काम बड़ी मुश्किल से, ये मजबूरन थोड़ा बहुत करा रहे हैं और रोक रहे हैं काम को, कम कराओ माल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में इस बार कोकून के लिए अच्छे पैसे मिलने से किसान खुश हैं। इसको लेकर जिला रेशम उत्पादन अधिकारी राजीव गुप्ता ने बताया है कि मंडी 7 जुलाई से चल रही है। मंडी में अब तक 45,300 किलो कोकून आई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 38 लाख रुपए है। मंडी अभी 15-20 दिन और चलेगी। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों को इस बार ज्यादा ही मुनाफा होगा। तो आपको बता दें, कोकून की बम्पर पैदावार इस बार जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है और उसी को लेकर कहा जा रहा है कि किसान जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 1 करोड़ 38 लाख रुपए कि अब तक कोकून जो है वो मंडियों में आ चुकी है। साथ ही आने वाले दिनों में और भी यहाँ पर कोकून आ सकती है। इसके बाद में और भी यहाँ पर किसानों को फ़ायदा मिल सकता है। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में इस बार कोकून की बम्पर पैदावार हुई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मंडियों में लोग जो हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 20 से 25 दिन आने वाले दिनों में और भी मंडी यहाँ पर चलती रहेगी, क्योंकि कोरोना काल की वजह से तमाम मंडियों को यहाँ पर बंद कर दिया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरीके से कही गई थी कि आपको यहाँ पर रखनी है, और मंडियों में इतनी तादाद में जब माल वहाँ पर आता है तो तमाम लोग एक साथ वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। इसकी वजह से कह सकते हैं कि मंडियाँ फिलहाल बंद थी, लेकिन अब जब कोरोना के मामले धीरे धीरे ही सही कम होते हुए नजर आ रहे हैं तो इसके बीच में मंडियां खोल दी गई है। और उसी को लेकर ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोकून की बम्पर पैदावार जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है। लोग यहाँ पर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और उनका मानना है कि 20 से 25 दिन और मंडी यहाँ पर चलेगी, तो 20 से 25 दिन में और भी यहाँ पर बम्पर पैदावार जो हुई है उसको लोग यहाँ पर लेकर आएंगे। सोमवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट के बाद में मंगलवार को दिल्ली के घरेलू बाजार में कीमतों में इजाफा हुआ है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार को सोने की कीमत में 160 रुपए और चांदी की कीमत में 659 रुपए का इजाफा देखने को मिला। इस बढ़ोतरी के बाद में 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का भाव 48,006 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं पर 999 शुद्धता वाली 1 किलो चांदी की कीमत भी बढ़कर 59,254 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। जम्मू कश्मीर को निशाना बनाने के लिए आतंकी हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बार फिर से जम्मू में ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने
अर्निया सेक्टर में ड्रोन को देखा है, जिसके बाद में बीएसएफ जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी और फिर ड्रोन पाकिस्तान जाते हुए दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि आधी रात के करीब जम्मू के अर्निया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास में ड्रोन देखा गया। बीएसएफ ने सतर्क जवानों ने यहां पर ड्रोन पर फायरिंग शुरू कर दी। जल्द ही ड्रोन यहां से गायब होता हुआ दिखाई दिया। ड्रोन के संचालकों ने इसे वापस पाकिस्तान की ओर खींच लिया, जिसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी और भी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ की ओर से जारी बयान के मुताबिक 13-14 जुलाई की दरमियान रात को बीएसएफ सैनिकों ने अर्निया सेक्टर में 200 मीटर की दूरी पर एक टिमटिमाती लाल बत्ती देखी। सतर्क सैनिकों ने अपनी स्थिति से लाल बत्ती की ओर गोलीबारी करी, जिसके कारण वो वापस लौट गया। इलाके की तलाशी ली जा रही है, हालांकि अब तक कुछ भी नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में पाकिस्तान का रहने वाला लश्कर का आतंकी अयाज भी शामिल है। सेना और सीआरपीएफ मिलकर ये ज्वाइंट ऑपरेशन करती हुई दिखाई दी। मिली जानकारी के मुताबिक पुलवामा शहर में स्थित जिला अस्पताल के पास में आतंकियों के छिपे होने का सटीक इनपुट सुरक्षा बलों के पास था, जिसके बाद में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी फायरिंग की गई और 3 आतंकी मार गिराए गए। फिलहाल पूरे पुलवामा शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हरियाणा के पानीपत जिले में एक आवारा सांड ने बुजुर्ग की पटक कर जान ले ली। मामला जिले के असंध रोड पर बसे सोधापुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर 63 साल के दीपचंद गली से गुजर रहे थे। तभी सामने से सांड ने उन पर वार करके उन्हें घायल कर दिया। घायल को आनन फानन में पानीपत के सिविल अस्पताल में भिजवाया गया, जहां से उन्हें पीजीआई रोहतक इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। तो वहीं पर सांड के हमले का पूरा मामला वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में सांड को साफ देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग हाथों में डंडे के सहारे आराम से चलता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी गली से 2 सांड निकलकर आते हैं। एक सांड एक बुजुर्ग की तरफ बढ़ता है। इतने बुजुर्ग ने सोचा कि क्या ना डंडे से भगाकर सांड को भगा दिया जाए, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि इससे उसकी जान भी जा सकती है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।